साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी प्रतिफल। रात गहरा चुकी है, हर ओर सन्नाटा है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाई है। ठंडी हवा का झोंका सुई की तरह शरीर में चुभ रहा है। हाड़ कपा देने वाली ठंड और ऊपर से ये भूख लग रहा है मानो जान लेने के लिए उतावली हुई जा रही है। आधी गिर चुकी दीवार के सहारे टिके छप्परों के झरोखे में से अनंत शून्य को निहारती, अपने आंचल में अपने दो नौनिहालों को समेटे अपने प्रारब्ध से संघर्षरत कविता मन के भंवर में गोते लगाते हुए शून्य में खोई हुई थी। अचानक कानों में पहुंची आवाज ने शरीर में चपला की चपलता की द्रुत गति से भूखे पेट की खाली अतड़ियों में जान फूंकते हुए सोचने के लिए विवश कर दिया कि इतनी समय कौन आया होगा। कुत्तों के भौंकने की आवाज ने आखिरकार कविता को उठकर देखने के लिए विवश कर ही दिया। कौन कौन है? अरे भौजी, मैं सुनीता। भौजी, बड़ा अंधेरा है घर में, चिमनी नहीं जलाई। रात हो गई और चूल्हे में आग तक भी नहीं दिख रही। क्या हुआ भौजी? दुल्हन, जब आग गृहस्थी में लगी हो और अंधेरा किस्मत में लिखा हो तो उजाला कहाँ से करूं? यहाँ तो 2 वक्त की रोटी तक के लाले पड़े हैं। रसोई में सब खाली पड़ा है। दिए के लिए तेल कहाँ से मिलता? कुछ रुपए बचा के रखी थी जो खेती में ही लगा दी। ऊपर वाला भी मुझसे रूठा हुआ है, हर तरह से मारने पर उतारू है। तुमने देखा ही कि इस बार भी बारिश नहीं हुई, जिससे सारी पूंजी सारी फसल बर्बाद हो गई, सूख गई। हाँ भौजी, लेकिन घर में इतनी दिक्कत थी, फिर भी आपने एक बार भी बताना उचित नहीं समझा। कम से कम एक बार बताना तो चाहिए था भौजी आपको। भौजी, मेरे होने का मतलब ही क्या जब आप और ये बच्चे भूखे रहे, घर में अंधेरा रहे। भौजी, तुम रुको, मैं आती हूँ। कुछ देर में सुनीता अपने 2 नौकरों के साथ आती हुई दिखाई देती है। अरे दुल्हन, ये सब क्या है? कुछ नहीं भौजी, ये भी तो मेरा ही घर है। मेरे ये दोनों बच्चे भूखे रहे और मैं 56 भोग पाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भौजी। लाओ रामू, केरोसिन का कनस्तर यहाँ रखो। अरे कलुआ, अरे ओ कलुआ, अनाज के बोरे यहाँ रख दो। भौजी, यदि किसी और चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। जेठ की तपती दोपहर में झुलस रहे नन्हे पौधों को जीवन देने के लिए बागवान की नीरांजलि पर्याप्त होती है। दुल्हन, आज तुमने सूखे उपवन में जान फूंक दी है। आज फिर से सूखी लताओं में जीवन का संचार हो गया है। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ, किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, कैसे कर्जा उतारूंगी, समझ ही नहीं आ रहा। दुल्हन, मेरा रोम रोम तुम्हारा कर्जदार रहेगा। मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूल सकती। और कहते कहते सुनीता के शायद शब्द कम पड़ गए, तब रुधे हुए स्वरों की पूरी बात कविता की आंखों से बहते हुए आंसुओं ने पूरी कर दी। समय बीता, समय ने करवट बदली। नियति का नियत नियम है कि जो आज जैसा है वो कल वैसा नहीं था, और जो आज जैसा है वह भी कल वैसा होगा, जरूरी नहीं। आज कविता के दोनों बच्चे बड़े होकर अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। बड़ा बेटा सेना में बड़ा अधिकारी है तो छोटा बेटा शहर का नामी डॉक्टर है। आज कविता के हवेली की शान देखते ही बनती है। नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, विलायती साजो सामान, ऐशो आराम की ऐसी कौन सी चीज है जो आज कविता के पास नहीं है। सुनीता भी समय के साथ जीवन की राह में खुशियों की शीतल छांव में आनंदित बढ़ती चली जा रही थी कि सहसा जीवन में आए एक तूफान ने एक झटके में सब कुछ तहस नहस कर दिया। सुनीता के पति एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए
न जाने कौन सी असाध्य बीमारी लग गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ कह नहीं पा रहा, पैसा पानी की तरह बह रहा। पहले सुनीता की बचत खत्म हुई, फिर गहने बिके, इलाज के लिए पैसों के इंतजाम में कब जमीन और घर बिक गए पता ही नहीं चला। बड़े बड़ों को आश्रय देने वाला विशाल वटवृक्ष आज सर छुपाने के लिए एक नीड़ की तलाश में था। इस समय कौन है, ऐसा कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? कोई भी तो नजर नहीं आता, किससे मदद की गुहार लगाऊं? कल तक जो भी साथ खड़े थे वो सब लेने वाले ही तो थे। हाय विधाता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? आज मेरे सारे नातेदार दूर भाग खड़े हुए, डर गए कि कहीं कोई चीज मांग ना ले। अब तो कोई भी रास्ता ही नहीं दिख रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? सुनीता बैठी सोच रही है कि डाकिये ने दस्तक दी। सुनीता, सुनीता जी हैं क्या? हाँ बोलिए, मैं ही सुनीता हूँ। किसी कविता का खत आया है। कविता भौजी ने खत हाल चाल जानने के लिए भेजा है। वहाँ सब कुछ कुशल है और सुनीता के बारे में जानना चाहा है। सुनीता के मन में आया क्यों ना एक बार कविता भौजी से बात करूं, बात करके देखूं, वो शायद कोई मदद करे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगी, नहीं तो वो क्या सोचेंगी कि देखो मदद मांगने आ गई। मगर मगर एक बात करने में क्या हर्ज है? वहां पोह के भंवर में फंसा मन कुछ भी कर पाने, कोई भी सही निर्णय लेने में अक्षम हो जाता है। इस समय वह सही गलत और अपने पराये की पहचान कर पाने में भी नाकाम हो जाता है। आज यही दशा सुनीता की भी है। देखो कितनी बार सुनीता को खत भेजा, कोई जवाब देना उचित नहीं समझी। हाँ हाँ भाई, जवाब भी क्यों दे, मैं उसकी अपने सगे थोड़ी ही हूँ। खैर कोई बात नहीं, एक बार गांव ही चल करके देख आते हैं। बहुत दिन हुए गांव गए हुए। गांव आज वीरान सा हो चुका है। सुनीता के घर के सामने कविता की मोटर कार खड़ी होती है। ना तो कोई माल मवेशी दिख रहे, लोग भी तो नहीं दिख रहे। यहाँ तो कोई दूसरे ही लोग हैं। सुनीता कहाँ चली गई? ये समय क्या देख रही हूँ? दूर पेड़ के नीचे बदहवास पागलों सी ये औरत कौन है? अरे अरे, ये तो सुनीता है, अपनी सुनीता। अरे सुनीता, ये सब क्या है? कैसे हो गया ये सब? हाय विधाता, तू तो बड़ा निष्ठुर है रे। इस फूल सी कोमल कली पर दुखों का कैसा पहाड़ टूट पड़ा। तूने तो इस पर वज्रपात कर दिया। और कहते हुए कविता सुनीता को देखते ही गिर पड़ी। होश आया तो सर सुनीता की गोद में था। सुनीता की आप बीती सुनते सुनते दोपहर से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। भोजन का तो ख्याल ही नहीं था, क्योंकि पेट तो दुखों ने भर दिया था और गला अपमान के घूंटों ने तर कर रखा था। अब तो कविता के सामने एक निर्जीव मूर्ति थी, जिसके ठहाकों से कभी उसके आंगन गूंजा करते थे। सुनीता, एक बार भी जरा सा कहकर तो देखा होता। मैं तुम्हारे पति का जीवन तो नहीं लौटा सकती, मगर मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगी जो कर सकती हूँ। आज कविता ने सुनीता की नीलाम हुई सारी जायदाद खरीद कर उसे वापस कर दिया। सुनीता, ये रहा तुम्हारा घर। भौजी, तुम सच में देवी हो। जहाँ मेरे अपने सब मेरा साथ छोड़ रहे थे, वहां तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। अरे ये कैसी बात कर रही हो सुनीता? मैंने क्या किया है? ये तो तुम्हारे ही बोए बीज थे जो आज फल दे रहे। तुम्ही ने तो सींचा था इन्हें जब ये मुरझाने चले थे। यदि उस दिन तुमने न सींचा होता तो ये कब के फूल खत्म हो गए होते, नष्ट हो गए होते। ये सब तुम्हारे उन दोनों बच्चों ने किया है। मैंने तो जन्म दिया था, तुमने तो इन्हें जिंदगी दी है, नया जीवन दिया है। ये उसी का प्रतिफल है। इसे सहर्ष स्वीकार करो सुनीता। दोनों के गले भर आए, आंखों से बहते